हेलो फ्रेंड्स, लीगल केस स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ के केस लॉ के बारे में। टाइटल है एसएस लोटस केस, जो कि फ्रांस वर्सेस टर्की के बीच विवाद हुआ 1927 परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस सीरीज ए नंबर। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रांस और टर्की के दो जहाज होते हैं जो कि हाई सी पे जा रहे होते हैं, और जो फ्रांस का जहाज होता है उसका नाम होता है एसएस लोटस शिप, और जो टर्की का शिप होता है उसका नाम होता है बोस्कोट। ये दोनों जहाज आपस में जो है टकरा जाते हैं 2 अगस्त 1926 को। अब जो बोस्कोट शिप होता है टर्की का, वो ब्रोक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और उसमें सवार 18 ट्रैवलर्स जो होते हैं उनमें से 8 जो है उस दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो उसके बाद दोनों जहाज़ों की टक्कर के बाद जो ये एक्सीडेंट होता है, इसमें जो नेग्लिजेंस होता है वो वॉच ऑफिसर का होता है, जो कि लोटस शिप का कर्मचारी होता है। लोटस शिप फ्रांस का जो जहाज है उसका नाम है, जो वॉच ऑफिसर है उसका नाम लेफ्टिनेंट टीमन होता है। अब जो इसमें 10 लोग बच जाते हैं उनको लोटस शिप के जो कर्मचारी होते हैं, जो शिप में जो बाकी के लोग होते हैं, वो टर्की के जहाज से जो बाकी के 10 लोग बच जाते हैं उनको वापस टर्की छोड़ के आते हैं। अब इसी बीच 5 अगस्त 1926 को फ्रेंच और टर्किश जो लेफ्टिनेंट होते हैं, जो उस समय ड्यूटी पे थे, वो वर ऑन ड्यूटी, वर अरेस्टेड बाय टर्किश ऑफिसर विदाउट एनी प्रियर इन्फॉर्मेशन गिवन टू देम। उनको बिना किसी पूर्व सूचना के अरेस्ट कर लेती है टर्की की गवर्नमेंट, क्योंकि उन दोनों जो ऑफिसर होते हैं, जो फ्रेंच जहाज होता है उसका और जो टर्किश जहाज होता है उसके जो कैप्टन होते हैं, उनको ये माना जाता है कि उनकी वजह से ये हादसा हुआ है, तो इसलिए टर्की की जो गवर्नमेंट है वो दोनों को अरेस्ट कर लेती है। और उनका जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें जो है, उसमें जो फ्रांस का जो कर्मचारी होता है, जो कैप्टन, और उसका जो वॉच ऑफिसर होता है, वॉच ऑफिसर को जो मेन जो है वो माना जाता है इसमें आरोपी, तो उसको जो है 80 दिन के आसपास कुछ कैद होती है इस केस में। अब इसके बाद जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट होती है वो इस ट्रायल जो शुरू होता है टर्की के कोर्ट में, उसका विरोध करती है और डिमांड करती है कि जो उसका ऑफिसर है, वॉच ऑफिसर और कैप्टन उस जहाज का, उनको जो है रिलीज़ किया जाए। जो शिप है उसका, जो फ्रांस है उसका ये कहना था कि जो ये जहाज समुद्र में जा रहा था तो उस जहाज के ऊपर फ्रांस का जो है फ्लैग जो है लगा हुआ था। तो इसी रीज़न से जो है कस्टम ये कहता है, जो रूल है वो ये है कि जो भी एक्सीडेंट उस जहाज से होता है या उसमें जो भी दुर्घटना होती है, उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो उस देश का अधिकार है जिसका उसमें जहाज लगा हुआ है। यानी कि फ्रांस का जो लोटस शिप है जिससे एक्सीडेंट होता है, फ्रांस की गवर्नमेंट का कहना था क्योंकि उनका जहाज उनका फ्लैग उस जहाज में लगा हुआ था जब वो एक्सीडेंट हुआ, तो इस वजह से उनका ये अधिकार है कि वो इसमें इन्वेस्टिगेट करे कि किसकी गलती है और किस वजह से हादसा हुआ। और इस बात को लेकर के जो टर्की गवर्नमेंट है वो डिसएग्री करती है। फ्रांस की गवर्नमेंट, जो ट्रायल होता है, जो उनको सज़ा दे दी जा रही होती है, फ्रांस के जो कर्मचारी होते हैं उस जहाज के, उस ट्रायल से डिसएग्री होती है। तो दोनों कंट्री जब डिसएग्री होती है तो इस केस को जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में दोनों ही कॉमन कंसेंट से लेके जाते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो कि लोकेटेड है हेग, जिनेवा में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस केस के इश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहला जो इशू इस केस में निकल के आता है एसएस लोटस केस में, वो ये होता है कि क्या टर्की ने वायलेट किया है इंटरनेशनल लॉ को व्हेन टर्किश कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन ओवर ए क्राइम कमिटेड बाय फ्रेंच नेशनल आउटसाइड टर्की। तो ये पूरा केस है ना, ये स्टेट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको लेकर के पूरा जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है कि ज्यूरिडिक्शन जो है वो किस स्टेट का होगा। फ्रांस कहता है उसका होगा, टर्की कहता है कि उनका ज्यूरिडिक्शन होता है, तो इसी को लेके पूरा विवाद है। सेकंड जो इशू है वो ये है कि अगर टर्की ने जो है इन्फ्रिंज किए हैं प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ के, तो क्या कंपनसेशन, फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है वो दिया जाना चाहिए जो मिस्टर डीमन थे, जो फ्रांस के जो वॉचमैन थे उस जहाज के, उनको, जो कि रिलेशन है इंटरनेशनल लॉ का कि भाई अगर कुछ इन्फ्रिंज हुआ है लॉ या फिर वायलेट हुआ है तो फाइनेंशियल कंपनसेशन पे करना पड़ेगा उस कंट्री को। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस केस के जजमेंट के बारे में। तो इस केस में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ये डिसीजन देती है कि बोथ स्टेट हेयर में एक्सरसाइज कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन ओवर दिस मैटर। तो कोर्ट का कहना था कि दोनों का ही इसमें अधिकार बनता है। द कोर्ट हेल्ड दैट नो सच कस्टमरी रूल वाज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ओपिनियो जूरिस कुड नॉट बी प्रूव्ड। तो कोर्ट का कहना था कि कोई कस्टमरी रूल तो कोई पुराना ऐसा निकल के आता नहीं है, और ना ही इसमें ओपिनियो जूरिस का जो प्रिंसिपल है वो प्रूव्ड हो पा रहा है। तो इसलिए जो दोनों स्टेट हैं उनका दोनों का कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन है। There is no rule of international law in regard to collision cases to the effect that criminal proceedings are exclusively within the jurisdiction of the state whose flag is flown। कोर्ट का कहना था क्योंकि इंटरनेशनल लॉ भी इसके बारे में जो है कुछ
उस टाइम कहता नहीं था। तो इसलिए जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है का जो ज्यूरिडिक्शन है वो उसी स्टेट के पास हो सकता है, वो है जिसका कि फ्लैग जहाज पे हो। तो इसमें दोनों ही जो स्टेट थे, दोनों का ही ये जो है अधिकार बन रहा था कि वो दोनों में से कोई भी जो है इस केस की सुनवाई अपनी देश की कोर्ट में कर सकें। इसलिए ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट भी इरेज हुआ। इसके बाद जो है इस केस में द लोटस केस हैज़ बीन ओवररूल्ड बाय जिनेवा कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1958 आर्टिकल 11। तो जब जिनेवा कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज बना 1958 में, उसका आर्टिकल 11 जो है उसने इस जो एसएस लोटस केस में जो डिसीजन दिया गया था उसे ओवररूल कर दिया था, which state that no penal or disciplinary proceeding may be instituted against the person responsible for collision except before the judicial and administrative authorities either of the flag state or of the state of which they are nationals। तो इसके बाद जो है जिनेवा कन्वेंशन में ये बात कह दी गई कि पीनल और डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग है उसको चलाने का अधिकार अगर कोई भी ऐसा आगे फ्यूचर में जो है कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें कि दो जहाज़ों की आपस में टक्कर हो या फिर समुद्र में कोई विवाद हो जहाज को लेकर के, तो इसमें जो है ज्यूरिडिक्शन जुडिशियल जो है वो उसी देश का होगा जिसका कि फ्लैग उस जहाज में लगा हुआ होगा, या फिर वो व्यक्ति जिस स्टेट का जो है नेशनल होगा उस देश के पास इसका अधिकार है कि वो उसमें जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन है। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।